हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? कहता है कि किसी भी एटम के किसी शेल में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम, क्या क्या बच्चों, पोजीशन और मोमेंटम एंड मोमेंटम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड साइमल्टेनियसली। पोजीशन एंड momentum cannot be calculated simultaneously with 100% accuracy। तो सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन ही लिख दीजिएगा, क्या कि पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन moving in any atom cannot be calculated simultaneously with proper accuracy यानी कि बच्चों, जब आप मोमेंटम को ज्यादा शुद्ध बनाएंगे तो पोजीशन में जो है इम्प्योरिटी यानी कि अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और जब आप पोजीशन को ज्यादा प्योरली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम में क्या होगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो ये बात जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि डी ब्रॉगली ने जमाने को ये प्रूफ करके दिखा दिया कि न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन शार्प सर्कुलर पाथ पर न ऑर्बिट करके वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर वेव मोशन करता है। कैसा मोशन करता है? वेव मोशन करता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके डुअल नेचर होते हैं। ये पार्टिकल बिहेवियर भी दिखाता है बच्चों, और साथ साथ ही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बिहेवियर के साथ साथ प्यारे बच्चों और क्या दिखाता है? पार्टिकल बिहेवियर के साथ साथ ये अपना वेव नेचर भी दिखाता है, जो मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया है। अब जरा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। कई तरीके हैं। देखिए, सबसे पहले कि हम इसको हाइड्रोजन लाइक एटम या हाइड्रोजन के ही लिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास उसका डेटा है और उसके लिए हम चीजों को इजीली समझ सकते हैं। मान लो बच्चों कि ये हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन कहां है ये हमें मालूम नहीं है, ठीक है, और इस पर हमने एक 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिराया और अचानक से वो फोटोन गायब हो गया। तो फोटोन कैसे गायब होगा? कोई पिशाच, कोई भूत तो उसको खा नहीं जाएगा, यानी कि उस फोटोन को इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व कर लिया। अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में N1 और N2 यानी फर्स्ट और सेकेंड एनर्जी लेवल के बीच जो गैप होता है E2 - E1, ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अगर उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इसका मतलब 1 से कहां चला जाएगा? 2 में चला जाएगा। ये तो बात की बात है। देखो, फट से फोटोन की एनर्जी से क्लियर हो जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है कहां है इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट शेल में। और जैसे ही पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, तुरंत R = 0.53 n² यानी 0.53 × 1/1 यानी 0.53 एंगस्ट्रॉम। फट से मैंने पता लगा दिया कि इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर पोजीशन लाई करेगा, यानी ये न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर होगा। प्यारे बच्चों, जैसे ही मैंने उसका पोजीशन पता लगा लिया, तो अब जरा देखो, मैं उसकी वेलोसिटी को परफेक्शन के साथ नहीं जान सकता। देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा तो इसकी वेलोसिटी घटेगी। देखो कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी होता है 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। प्यारे बच्चों, जरा गौर फरमाइएगा कि जब n की वैल्यू बढ़ेगी, मींस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो उस ट्रांजिशन के दौरान जब n की वैल्यू 2 रख दोगे तो वेलोसिटी देखो कम, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रही है ना, यानी न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जितना दूर होता जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। मेरे प्यारे सरकार, मुझे बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पाया होगा तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ होगा। आप उसकी वेलोसिटी या तो 1 में निकाल सकते हैं या 2 में निकाल सकते हैं। क्या इस ट्रांजिशन के दौरान जब फोटोन उससे टकराया, जब आपने उसका पोजीशन नापा, गौर पूर्वक देखिए, जब आपने उसका क्या नापा? पोजीशन नापा कि वो कहां पे था,
तो क्या उस वक्त आप उसकी वेलोसिटी जान सकते हैं? नहीं जान सकते, क्योंकि पोजीशन आप नापने के लिए आपने उस पर क्या गिराया? फोटोन, और फोटोन क्या है? एनर्जी, और एनर्जी के पाते ही उसकी वेलोसिटी जो थी अब वो नहीं रही, बदल गई। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हम 1 और 2 में तो वेलोसिटी जान सकते हैं, ट्रांजिशन के दौरान वेलोसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पोजीशन पता लगाए तो हमें वेलोसिटी नहीं पता लग सकती है। प्यारे बच्चों ध्यान से ये बात समझिएगा। यानी कि जरा देखो, पोजीशन में परफेक्शन आया तो वेलोसिटी के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। जितना परफेक्ट पोजीशन होगा उतना इम्परफेक्ट वेलोसिटी होगा। अब बच्चों इसका उल्टा भी मैं आपको समझा सकता हूं कि अगर मैं क्या जानना चाहूं, अगर मैं वेलोसिटी जानना चाहूं तो ऐसी स्थिति में मैं वेलोसिटी जान लूंगा तो पोजीशन नहीं जान सकता हूं। देखो वो भी बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। अगर हम 1 या 2 किसी शेल में हम इलेक्ट्रॉन का क्या जान लें? वेलोसिटी जान लें, तो जब हम n=2 में मान लो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितनी एक्यूरेसी से हम वेलोसिटी जानेंगे पोजीशन के बारे में हमारे पास उतनी इनएक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। क्योंकि जब उसको मिला होगा क्या? फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पहुंचा होगा ना। अब तुम यहां वेलोसिटी निकालोगे तो जरा बताओ, क्या यहां से यहां तक तुम्हें पोजीशन के बारे में कोई जानकारी है कि कहां एग्जैक्टली उस वक्त इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है जब उस पर लाइट गिर रही है? तो नहीं है। इसका मतलब कि हम पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली एक साथ नहीं नाप सकते हैं। इससे नहीं समझा? दूसरा तरीका लगा देता हूं, देखो बहुत देसी मेथड। हम अगर बहुत अच्छी माइक्रोस्कोपी यूज करते हैं, ठीक है, किसी चीज को देखने का क्या सिद्धांत है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द विजुअलाइजेशन ऑफ एनीथिंग? हम जानते हैं कि किसी चीज पे लाइट गिरती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पे आती है। अब हमें इलेक्ट्रॉन देखना, मान लो हमारे पास बहुत हाई रिजोल्यूशन की माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन देखना है तो उस पर क्या गिराना पड़ेगा? लाइट गिराना पड़ेगा। लाइट गिराओगे तो उसका क्या होगा भैया? जितना उसका एक्यूरेटली पोजीशन देखना चाहोगे उतनी शार्प लाइट गिरानी पड़ेगी, और जितनी शार्प लाइट गिराओगे उसकी वेलोसिटी में उतना चेंज आ जाएगा, यानी वेलोसिटी को पकड़ नहीं पाओगे। अगर तुमने बहुत कम शार्प लाइट गिरा करके पोजीशन नापने की कोशिश की तो पोजीशन आड़ा टेढ़ा आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अगर इससे भी नहीं समझ में आता है तो मेरे पास जो है और बहुत सारी बातें हैं, जरा देखिए उनसे भी मैं समझाने की कोशिश कर देता हूं। देखो प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कि आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव मोशन करता है, ठीक है, अगर वेव मोशन करता है, जरा समझो, अगर मैंने एक बॉक्स में एक पार्टिकल रख दिया है तो पार्टिकल बॉक्स में एक समय पे एक जगह हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, 100 बच्चे हैं मेरी क्लास में, और बच्चों एक जगह खड़ा होकर के एक समय पे एक ही जगह रह सकता हूं, बट जब मैं बोलता हूं तो सभी बच्चों को सुनाई देता है। तो खड़ा होना, पोजीशन एक जगह पे मेरा, ये क्या है? पार्टिकल। मैं एक तरह का, एक सपोज करो बड़ा सा पार्टिकल हूं, बट जो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है वो साउंड वेव है, वो एक ही साथ पूरे कमरे में हर जगह फैल सकती है। तो प्यारे बच्चों, जब तुम इसे पार्टिकल मानते हो तब तो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन जब आप इसको वेव मानेंगे तो प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन एक ही समय पे पूरे बॉक्स में हर जगह मौजूद रहेगा। इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि वेव सुपर इंपोज करके पूरे के पूरे बॉक्स में एक समय पर हर जगह मौजूद रह सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जरा बताओ, जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन का पोजीशन फिक्स करेंगे, आपने बोला इलेक्ट्रॉन यहां है, तो बताओ, कोई कह देगा यहां है, कोई कह देगा यहां है, कोई कह देगा यहां है। किसी वेव पे जैसे ही आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन यहां है, उसका वेव नेचर कोलैप्स कर जाएगा, यानी वो वेव रहा ही नहीं। क्योंकि क्यों? यहां जब पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन वेव है तो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं से कहीं तक भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों कि अगर आप पोजीशन को डिफाइन करते हो तो वेव नेचर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को जानते ही उसका वेव नेचर कोलैप्स कर जाता है। और साथ साथ जरा बताओ कि उसका वेव है अगर वो, तो कैसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन यहां है? यानी कि ज्यादा बेटर कोऑर्डिनेट पोजीशन नहीं है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। और डिटेल में समझाता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं किसकी? फिजिकल मोशन की, यानी कि फिजिक्स के मोशन की, जैसे कोई बॉल है, जैसे कि कोई कार है, जैसे कि कोई पेन है, जैसे कि कोई जो है बॉटल है, बहुत सारी ऐसी चीजें। फिजिक्स में किसी मोशन को एक्सप्लेन करना है तो पोजीशन और मोमेंटम ये बहुत बेस्ट कोऑर्डिनेट होते हैं। ये दो चीज अगर आपको मालूम है, पोजीशन और मोमेंटम, तो आप फिजिक्स में कुछ भी जान सकते हो। उसकी एनर्जी जान सकते हो, उसकी वेलोसिटी जान सकते हो, वो किस ट्रेजेक्ट्री पे जाएगा, कितनी दूर तक जाएगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। यानी कि क्लासिकल मोशन के लिए
मोमेंटम और पोजीशन इज द बेस्ट कोऑर्डिनेट टू एक्सप्लेन एनी क्लासिकल सिस्टम। लेकिन जब आप क्वांटम वर्ड में आते हो बच्चों, तो पोजीशन और मोमेंटम, एक क्वांटम वर्ड मतलब समझते हो, किसी एटम के भीतर जब घुसते हो तो पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ जाना ही नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में मोशन को जो है इलेक्ट्रॉन के बताने के लिए सबसे बेस्ट कोऑर्डिनेट होता है वेव फंक्शन, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। होल सोल बात इतनी है कि हमने सीखा कि किसी इलेक्ट्रॉन का हम क्या क्या नहीं जान सकते सॉरी, किसी इलेक्ट्रॉन का हम नहीं जान सकते एक साथ पोजीशन और साथ में उसका मोमेंटम। ठीक है, अब बच्चों जरा देखो, अगर मान लो कहीं पोजीशन लिखा हुआ है इस तरह से, पोजीशन x प्लस माइनस डेल एक्स, कहीं मोमेंटम लिखा है इस तरह से, मोमेंटम लिखा हुआ है p प्लस माइनस डेल p, और कहीं पे वेलोसिटी लिखी हुई है कितनी, कहीं पर अगर वेलोसिटी लिखी हुई है कितनी बच्चों, वेलोसिटी लिखी हुई है v प्लस माइनस डेल v, और अगर मैं बात करूं कहीं पर मान लीजिए कि एनर्जी लिखी हुई है कितनी, एनर्जी लिखी हुई है E प्लस माइनस डेल ई, और मैं बात करूं कहीं पर टाइम, तो कहीं पे मान लीजिए टाइम लिखा है T प्लस माइनस डेल टी। अगर मैं बात करूं कहीं पर एंगुलर वेलोसिटी की और लिखा है वो फाई प्लस माइनस डेल फाई, और कहीं पर बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना लिखा हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है थीटा प्लस माइनस डेल थीटा। तो ध्यान से सुनिए एक एक बात को। सबसे पहले ये जानिए कि x, p, v, e, t, फाई और थीटा ये वैल्यूज हैं, लेकिन प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस डेल पी ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ये है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, ये है अनसर्टेनिटी इन टाइम, ये है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर वेलोसिटी, और ये है थीटा प्लस माइनस डेल थीटा, ये है अनसर्टेनिटी इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। प्यारे बच्चों जरा बात को और गहराई से समझिएगा। अब हम अगर इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना चाहें तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो होगा वो मैथमेटिकल फॉर्म किताबों में कैसे लिखा रहता है, मैथमेटिकल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऐसे लिखा रहता है, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। हम बच्चों डेल पी की जगह पे एम डेल वी भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स इंटू एम डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इसको हम डेल एक्स इंटू डेल वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम भी कह सकते हैं। अगर मैं इन्हें बॉक्स में ले दूं तो ये क्या है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल वर्जन है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम, और ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी। बट और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम ये होता है डेल ई इंटू डेल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ बच्चों एंगुलर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो ये होता है बच्चों डेल फाई इंटू डेल थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो ये जो दो डिफरेंट फॉर्म मैंने आपको लिख के दिए ये भी किसके हैं, ये भी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ही एक्सप्लेन करते हैं। एक छोटी सी बात मैं अपने बच्चों को और बताना चाहता हूं, जरा देखो आपको अच्छा भी लगेगा। प्यारे बच्चों जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक कागज है और मुझे इस कागज की मोटाई जाननी है, तो जिस भी जो है इंस्ट्रूमेंट से मैं इसे मेजर करूंगा एटलीस्ट उसका जो कैलिब्रेशन है यानी कि उसमें जो मार्किंग है, ग्रेजुएट जो मीटर होगा उसका जो मार्किंग है इससे छोटी यूनिट का होना चाहिए। जैसे मान लो कि तुम्हें कोई चीज माइक्रोमीटर में नापना है, तो क्या सेंटीमीटर वाले इंच टेप से नाप पाओगे, मतलब इंच टेप का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। यानी अगर कहीं मिलीमीटर, पिकोमीटर, डेसीमीटर, नैनोमीटर, फर्मी, फेम्टोमीटर एंड ऑल इनमें अगर कहीं कोई चीज मान लो डिफेक्टिव है तो आप उसको नहीं पकड़ सकते हो इंच टेप से। इंच टेप से तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, क्योंकि इंच टेप का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर।
तो मैं आपको उसी चीज को रिलेट करके बताना चाहता हूं। फिर से बोलता हूं, इस कागज की मोटाई नापना है तो ऐसा इंस्टेप ले आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सामने रखा हुआ है, सपोज करो ये, तो इससे मैं इसकी थोड़ी मोटाई नाप सकता हूं, क्योंकि जब मैं इसके ये देखो छोटे छोटे जो इसके गैप हैं इसमें रखूंगा तो एक गैप में 4-5 कागज आ जाएंगे, यानी कि इसके पास इतना परफेक्शन नहीं है कि ये क्या कर सके, नाप सके किसको, इस कागज की मोटाई को। तो प्यारे बच्चों, यहां से एक बात पता चली कि किसी चीज के पोजीशन को नापना है तो हमें ध्यानपूर्वक यहां समझना कि जो लाइट गिराई जा रही है उसका वेवलेंथ इस इलेक्ट्रॉन के खुद के वेवलेंथ से कम हो। तो गौर पूर्वक देख लो, ये एनर्जी है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी जो पहले सेल में है वो कितना है, इलेक्ट्रॉन की खुद की एनर्जी जो पहले सेल में है वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहां पर एनर्जी क्या है, यहां पर एनर्जी ज्यादा है फोटॉन की, तो फोटॉन का वेवलेंथ क्या होगा, कम। यहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, एनर्जी बहुत कम है, तो एनर्जी कम है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत ज्यादा। तो एक बात पता लगी कि क्या, कि टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ फोटॉन should be less than the wavelength of electron। ठीक है, उम्मीद करता हूं कितनी बातें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारों को समझ में आई होगी। आगे चलूंगा बच्चों और बहुत सारी छोटे छोटे चीजें बताता हूं कि इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताता हूं। पहले एक छोटा सा आपको केस दिखा देता। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी चीज का मास 1 मिलीग्राम कंसीडर किया तो वो 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर होगा। अब मैं अगर डेल वी इंटू डेल एक्स कैलकुलेट करता हूं तो ये h/4πm ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ना, तो ले सकता हूं। तो डेल वी इंटू डेल एक्स क्या हो जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻34, तो ये 4 है 3.14 इंटू m। इसको राउंड ऑफ कर दो अगर, तो ऊपर वाले को 7 मान दो और नीचे वाले को 12 मान दो, ठीक है, इंटू 10⁻34 अपॉन m। ये सॉल्व होकर के कुछ एक से छोटी वैल्यू आएगा, यानी 10⁻34 अपॉन लेस देन 1 आएगा, वॉटेवर जो भी कुछ हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन m। यानी कि बच्चों जो डेल v इंटू डेल एक्स है वो कितना है मेरे को जानना ही नहीं है, वो ऐसे है a इंटू 10⁻34 अपॉन m। सपोज आपने मास लिया पार्टिकल का जिसके लिए आप ये पूरा सब कहानी कैलकुलेट कर रहे हो 1 मिलीग्राम, तो अगर 1 मिलीग्राम आपने मास ले लिया वो 10⁻6 के बराबर होगा, तो 10⁻34 ये कुछ वैल्यू आएगी एक ही, अपॉन कितना हो जाएगा, इसे राउंड ऑफ में कर दो 10⁻34 अपॉन 10⁻6, यानी डेल वी इंटू डेल एक्स इक्वल्स टू 10⁻28। बहुत ही छोटी यूनिट आ गई। इसका मतलब कि डेल वी इंटू डेल एक्स 10⁻28 आना ये बात को बता रहा है कि मास जो है ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा मास लोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना छोटा आ जाएगा कि उसका कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट रह ही नहीं जाएगा, यानी हम उससे कुछ रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों। अब जरा देखो, अगर मैं केस 2 में इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करूं तो जरा देखो क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए जब तुम कंसीडर करोगे तो डेल वी इंटू डेल एक्स, पीछे कितना आया था, समथिंग इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सॉल्व करोगे तो डेल वी इंटू डेल एक्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा समथिंग अपॉन, इसको 10 ही मान लो, समथिंग इंटू 10⁻30, ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 10⁻4। ठीक है, अब जरा देखो, अगर मान लीजिए, और साथ में इसके मास भी रहेगा, अगर मान लीजिए बच्चों कि नहीं, मास तो हमने रख दिया है, सॉरी, अगर मान लीजिए बच्चों हम ये देखते हैं कि डेल वी इंटू डेल एक्स हमारे पास कितना आ गया, डेल वी इंटू डेल एक्स हमारे पास इतना आ गया। मान लीजिए कहीं पोजीशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम है, यानी पोजीशन बहुत ही एक्यूरेसी से मेजर किया गया है। मान लीजिए कि कहीं डेल एक्स की वैल्यू है 10⁻8 मीटर, तो डेल वी कितना हो जाएगा 10⁻4 अपॉन 10⁻8, यानी 10⁻4 के मल्टीपल में हो जाएगा। साथ में ये कुछ वैल्यू रहेगा, एक्स कुछ भी हो सकता है, वो 1 के आसपास रहेगा। ठीक है, अब जरा देखो,
यानी कि वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इतना जबरदस्त अनसर्टेनिटी, या 10,000 का अनसर्टेनिटी आ सकता है क्या? तो 10,000 का आया हुआ अनसर्टेनिटी, ये बोहर्स एटॉमिक थ्योरम से जब तुम वेलोसिटी निकालोगे कहीं तो ये फार्मूला लगाते हो, चलो 2.18 इंटू 10⁻6 इंटू Z/n, इससे लगाते हो। अब मान लो कि किसी एक x ने नापा वेलोसिटी v1 का, वो आ गया 2.18 इंटू 10⁻6, किसी y ने नापा तो वो आ गया 2.18 इंटू 10⁻10। इतना गलत तो नहीं हो सकता, यानी 10⁻4 का तो डिफरेंस नहीं हो सकता। यानी कि ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इसको जब बहुत छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए देखा गया तो पाया गया कि ये बोहर्स एटॉमिक थ्योरम को अच्छे से होल्ड गुड नहीं करता, यानी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। इसके रिजल्ट्स को बोहर्स एटॉमिक थ्योरम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यहीं से क्वांटम वर्ल्ड में शुरू हुआ खेल, और लोगों ने बोला कि सुनो भाई, ये सब तो ठीक है, डेल बी, डेल पी, डेल एक्स, इनको सबको तेल लेने जाने दो। जब हम एटम के अंदर एक्यूरेसी चाहेंगे, किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन को समझना चाहेंगे, तो हमें फिर पढ़ना पड़ता है वेव फंक्शन। तो आगे की इसके इस तरह की कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि मास अगर क्या हो गया कि काफ़ी बड़ा मास है, तो उसके लिए भी ये उल्टा सीधा रिजल्ट देता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं देख लूँ, क्या देखूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन के लिए मैं देखूं, तो जब प्रॉपर एक्यूरेसी आ रही है किसमें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन में, तो वेलोसिटी में अजीब सी जो है अनसर्टेनिटी आ जा रही है, यानी बहुत ज़्यादा। इतनी अनसर्टेनिटी प्रैक्टिकल लेवल पे पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर रहा है एटॉमिक लेवल पर। तो पता लगा कि इससे भी बेहतर कोऑर्डिनेट क्या है, वेव फंक्शन, जिसे आगे आपको पढ़ना है कहाँ पर, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ठीक है, ये तो हो गई इसकी कुछ छोटी मोटी ड्रॉबैक हो गए कि ये 1 मिलीग्राम से ऊपर के मास के लिए अच्छे से वर्क नहीं करता, और बहुत ज़्यादा प्रॉपर एक्यूरेसी आ जाने पर इस पर बोहर्स रूल अच्छे से जो है लाई नहीं करता, अच्छे से वर्क नहीं करता है। प्यारे बच्चों, कहता है इट रूल आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनिट पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। ये इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री, यानी जो लूप मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसपे वो वेव फॉर्म में घूम रहा है, उसके ट्रेजेक्ट्री पाथ को क्या कहता है, वॉयलेट करता है। क्योंकि बिल्कुल करेगा, एग्जैक्ट पोजीशन तो तुम इससे जान ही नहीं सकते हो, तो कैसे जानोगे कि इलेक्ट्रॉन किस वक्त कहाँ घूम रहा है। ठीक है, दूसरा कहता है इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये भी बात सही है कि ये छोटे पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, इन्हीं पे बेहतर वे में वर्क करता है। ये रही कुछ थियरी की बातें। अब हम लोग आगे चलेंगे बच्चों, इन दोनों से उम्मीद करता हूं कि आप जो रिजल्ट निकला है समझ पाए होंगे। इससे पता लगता है कि ये बोहर्स एटॉमिक थ्योरम इस पर के लिए ये अच्छा नहीं है, यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो बोहर्स एटॉमिक थ्योरम के अगेंस्ट आता है। इसीलिए हम आगे क्या कोऑर्डिनेट चूज करेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेट, किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए किसी एटम के अंदर वेव फंक्शन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। इससे यह पता लग रहा है कि पोजीशन एंड मोमेंटम आर नॉट अ बेटर कोऑर्डिनेट टू एक्सप्लेन एन इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। ठीक है, क्योंकि उल्टा सीधा रिजल्ट आता है। ठीक है, अब आगे चलेंगे बच्चों। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस ही हमारी जान है। सबसे पहले देखें प्यारे सरकारों, और बातों को समझने की कोशिश करें। कहता है कि जो है इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम एनर्जी। ठीक है, पोजीशन में अनसर्टेनिटी इतना है, मोमेंटम में इतना है, एनर्जी में इतना है, टाइम में इतना है, और एंगुलर मोमेंटम में इतना है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में इतना है। ठीक है, तो अभी मैंने पीछे बताया था कि ये देखिए, ये तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम, और इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है, यानी कि सारे के सारे फॉर्म सही हैं। तो एनसीईआरटी में तो आपको सिर्फ यही फॉर्म दिया रहता है, बट बच्चों इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि ये वाला। ठीक है, आगे चलेंगे। हमसे कहता है इफ इट इज एज्यूम्ड दैट द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस then the minimum uncertainty in the velocity of electron is approximate। ठीक है, देखो हमें del x इंटू डेल वी
इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm लेने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमें समस्याओं से सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो h कितना होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये 5.8 इंटू 10⁻⁻5 के आसपास की वैल्यू आएगा। तो प्यारे बच्चों, जरा बातों को बेहतरीन तरीके से देखें। यहाँ से हम कहता है कि एटम जो है वो विद इन द न्यूक्लियस है। तो हम तो जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर ऑर्डर का होता है। ये वैल्यू याद रखोगे तो तुम्हें कैलकुलेशन में हमेशा इजी रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए, नहीं तो इतना जब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में सॉल्व करोगे तो वहीं आधा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। प्यारे बच्चों, अब जरा आगे की तरफ चलेंगे और बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे। हमसे कहता है कि इलेक्ट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस है, यानी हमें इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री मालूम है क्योंकि हमें न्यूक्लियस की बाउंड्री मालूम है। तो जब वो कह रहा है विद इन द न्यूक्लियस है तो इसका मतलब वो पोजीशन को क्लियर कर रहा है कि उसका पोजीशन कहाँ है। उसका पोजीशन है 10⁻⁻15 मीटर का, क्योंकि विद इन द न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का तो रेडियस यही होता है। तो इसी इतने में कहीं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हमने उसका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकता भाई। जो न्यूक्लियस का रेडियस है उससे ज़्यादा थोड़ी अनसर्टेनिटी आ जाएगा, क्योंकि वो विद इन द क्या है, न्यूक्लियस है। अगर मैं इस कमरे में हूं तो कमरे में ही कहीं ना कहीं मिलूंगा, थोड़ी ये थोड़ी एक कमरे में हूं तो जाके मुझे बाहर पा जाओगे, आप बाहर तो पा नहीं जाओगे। इसका मतलब अगर कोई विद इन द न्यूक्लियस है तो अनसर्टेनिटी की अधिकतम वैल्यू क्या हो सकती है, न्यूक्लियस के रेडियस के बराबर। तो मैंने न्यूक्लियस का रेडियस यहाँ पे पुट मार दिया। अब यहाँ पे जरा देखो, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, ठीक है। डेल वी हमको चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी आई 5.8 के आसपास इंटू 10⁻⁻5। तो डेल वी कितना हो जाएगा बच्चों 5.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस ये नीचे जाएगा तो 15, यानी कि 5.8 इंटू 10⁻10। ये क्या हो गया, डेल वी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाउंड्री में मौजूद है। वो आपसे बिल्कुल भी नहीं बता रहा है कि उसके पोजीशन में क्या अनसर्टेनिटी है। ये आपको कॉमन सेंस लगा करके जानना पड़ेगा कि डेल एक्स जो नहीं दिया हुआ है उसको कितना रखना है, अदरवाइज आप मैथमेटिकल लूप में फंस जाएंगे। एक इक्वेशन दो अननोन, अब सर जी निकालूं तो कैसे निकालूं, ठीक है। आगे चलें बच्चों, आगे और क्वेश्चन बताता हूं आपको। आपसे कहेगा कि a ball has a mass of 40 ग्राम, ठीक है, and a speed of इतना मीटर पर सेकेंड। if the speed can be measured within the accuracy of 2%, then uncertainty in the position, ठीक है। हम जानते हैं कि del x into del v is equals to h upon 4πm, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है। और वेलोसिटी में कह रहा है कि कैसे नापा जा रहा है, उसकी विद इन एक्यूरेसी 2%, यानी कि अनसर्टेनिटी उसकी कितनी हो जाएगी भाई, वेलोसिटी कितनी थी 45 मीटर पर सेकेंड और एक्यूरेसी कितनी है 2, विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%, यानी 2 इंटू 100। तो ये 45 इंटू 2/100 ये उसका क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब कहे कि विद इन एक्यूरेसी इतना परसेंट, तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि यही है क्या उसका एक्यूरेसी, यानी कि जो आप वेलोसिटी पाओगे परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ वो इतना पाओगे। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तुमको निकालना है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी डेल वी होता है, वेलोसिटी तुम्हें इतना दे रहा है, कह रहा है उसकी एक्यूरेसी इतनी है, यानी कि इसी एक्यूरेसी से तुम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि नाउ यू आर मेकिंग वेलोसिटी मोर एंड मोर एक्यूरेट। तो 45 इंटू 2/100। अब मुझे चाहिए क्या, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो देखो 6.6 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 3.14 और मास कितना है 40 ग्राम। 40 को आपको 1000 से डिवाइड करके किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डेल एक्स की वैल्यू निकाल देंगे, 45 दूनी 90, यह आ जाएगा 0.9 और ये ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि 6.6 इंटू 10⁻31 और अपॉन कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16, 160 इंटू 3.14 और अपॉन में क्या आ जाएगा 45 दूनी 90, यानी कि 0.9 आ जाएगा। ये लगभग 1 के बराबर मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसे मैं
3.14 को एक से छोटे से वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये लगभग 3 से छोटा यानी 3 ही मान लेता। चलो तो डेल एक्स हमारा एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 6.6 अपॉन 3 इंटू 160 इंटू 10 की पावर -31। अब इसको तुम सॉल्व करो, देखो तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, इसको एक डिजिट पे डेसिमल मार दो और इसको अपन ऐसे कर देंगे। देखो ये 6.6 है और इसको ये मतलब 10 की पावर 2 ऊपर गया तो 10 की पावर -2 हो जाएगा यानी 10 की पावर -33 और ये कितना हो जाएगा 16 3 48 4.8 ये कटेगा तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -33। तो देखो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -33 दिस इज द करेक्ट डेटा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अच्छा 2 में 10 की पावर -33 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो हमें ज़रा क्रॉस चेक करना पड़ेगा कहीं गलती तो नहीं हो रही है। यानी बच्चों हमने यहाँ 3 इस वैल्यू को क्या किया थोड़ा घटाया, ठीक है देख ही लेता हूँ एग्जैक्ट क्योंकि 2 में है, देखो इसमें भी है इसमें भी है तो थोड़ी गलती भी हो सकती है। चेक करता हूँ 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 9 चौक 36 और 9 के 9 के बाद 10 11 12 और 9 त्रिक 27 27 1 28 यानी 2.82। ठीक है मैंने उसको 3 मान लिया था तो नीचे वाली वैल्यू जितना मैंने माना है उससे जस्ट छोटा आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो अगर ये 2.8 है तो यानी कि ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी बड़ी भी आ सकती है। ठीक है तो ध्यान पूर्वक देखें, अगर मैंने इसको 2.8 माना, ठीक है मैं इसको एकदम एग्जैक्टली सॉल्व कर देता हूँ। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.8, तो 2.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.8 इंटू 1.6 यानी 2.8 इंटू 1.6 तो 8 छंग 48 और 6 दूनी 12 12 4 16 8 और 2 तो कितना आ जाएगा 8 8 6 14 और 2 1 3 3 1 4 यानी कि 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा 4.48। 4.48 से जब तुम 6 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करोगे तो 2.5 तो नहीं आएगा। ओके दिस इज द राइट आंसर जो मैंने पहली बार में निकाला था वो 100% एक्यूरेट है। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलूंगा और बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन डेल एक्स एंड इन मोमेंटम डेल पी आर इक्वल देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ठीक है अगर बच्चों अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बराबर हो जाए अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम के, ठीक है यानी ये स्थिति कह रहा है तो जरा देखो तो हम लिख सकते हैं। अब सब रिलेशन डेल वी के टर्म में लिखा है तो डेल पी की जगह एम डेल वी लिख सकते हैं। तो हमारा मैथमेटिकल फॉर्म क्या है डेल वी इंटू, एक सेकेंड हम ऐसे कर सकते हैं। देखो बच्चों अगर हम डेल पी इंटू डेल एक्स ये किसके बराबर होता है h अपॉन 4 पाई के, अगर हम डेल एक्स की जगह डेल पी पुट कर दें तो ये डेल पी का स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा h अपॉन 4 पाई के और डेल पी की जगह क्या लिख सकते हैं m डेल v का होल स्क्वायर तो ये किसके बराबर हो जाएगा h अपॉन 4 पाई के। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल v का स्क्वायर ये हो जाएगा 1 अपॉन m स्क्वायर इंटू h अपॉन 4 पाई। यहाँ से डेल वी क्या हो जाएगा 1 अपॉन m और 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट h अपॉन पाई। तो ये करेक्ट आंसर हो गया डेल वी इसके बराबर हो जाएगा यानी कि 1 अपॉन 2m इंटू h अपॉन पाई तो 1 अपॉन 2m इंटू h अपॉन पाई। ठीक है तो यानी कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी कर रहे होंगे ये लोग। देखो 4 का भी तो रूट लोगे तो बाहर आ जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 अपॉन 2m है अगर तो ये 2 नहीं आना चाहिए, सभी में है। अच्छा ये वाला देखो इसमें बिना रूट लिए लिख रहा है तो ये भी तो सही है ना, यानी सेम डेटा को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डेल v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m अंडर रूट h अपॉन 4 पाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, रुकेंगे नहीं, ताबड़तोड़ क्वेश्चनिंग करेंगे। देखो कहता है द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम आर सेम। ठीक है इफ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन इज इतना, ठीक है देन द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम वुड बी। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले कहता है देखो पोजीशन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम सेम है। ठीक है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन
डेल एक्स जो है वो सेम है, ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और हीलियम के लिए, ठीक है। और कहता है कि इफ द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन ये कितना है 32 इंटू 10⁵ ग्राम और सेंटीमीटर और पर सेकेंड, ठीक है। तो कहता है कि देन द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ हीलियम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ हीलियम डेल पी, देखो डेल पी इंटू डेल एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, h/4 के, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम यानी डेल पी पूछ रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h/4 इंटू डेल एक्स के। और हमसे कह रहा है कि अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम इज हाउ मच, इज सिमिलर, ये ठीक है, दोनों का अनसर्टेनिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ से अगर हम डेल एक्स की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास पूरा आंसर आराम से आ जाएगा। और डेल एक्स की वैल्यू निकालना कोई बहुत बड़ी तो बात है नहीं। पूछो कैसे, तो देखो ऐसे, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए देखूं, कहता है, ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं क्या, डेल पी इंटू डेल एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h/4 के। और यही मैं हीलियम के लिए लिखूं डेल पी इंटू डेल एक्स, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, h/4 के। दोनों का अगर मैं रेशियो ले दूंगा तो डेल पी डेल एक्स किसका, इलेक्ट्रॉन का, अपॉन डेल पी डेल एक्स किसका, हीलियम का, ये बराबर 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डेल पी डेल एक्स इलेक्ट्रॉन का बराबर होगा डेल पी डेल एक्स किसके, हीलियम के, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि ये सेम है, तो ये कट गया, यानी कि जो डेल पी इलेक्ट्रॉन का होगा वही डेल पी किसका होगा, हीलियम का होगा, ठीक है। तो इसका मतलब सॉल्व भी करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है। यानी कि इफ़ अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में अनसर्टेनिटी दिया है कितना, इतना, देन द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के लिए डेटा सिखा रखा है, देखो डेल वी इंटू डेल एक्स ये किसके बराबर होना चाहिए, 5.8 इंटू 10⁻⁵। बस ध्यान रखना ये सब एसआई में ली गई यूनिट पे आता है। अब जरा देखो, आपको डेल वी दिया है, ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग वाले भैया ने मिस्टेक कर रखी है, ये परसेंट में होना चाहिए। तो देखो डेल वी कितना है, डेल वी है इसका, यानी कि मेरे को इसमें पता लगा सकते हैं हम लोग कि कितनी एक्यूरेसी से नाप रहा है, तो 10⁴ इंटू 0.011 अपॉन 100 करेंगे तो ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में आएगा। तो डेल एक्स 5.8 इंटू 10⁻⁻5 हो गया। तो जो हम जो है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो वो अगर सेंटीमीटर में आए तो 100 से जब उसे डिवाइड कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से डेल एक्स क्या हो गया, 5.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻⁴ और अपॉन कितना हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको ऐसे काट देता हूँ, चलो लो इधर कट गया अगर, तो ये देखो ये भी हटा दो, इसको थोड़ा साफ लिख दो, ये आ गया -5, तो ये नीचे कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.011, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये पूरा का पूरा डेटा किस में मौजूद है हमारे पास, ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास एसआई में मौजूद है और आंसर सीजीएस में दिया है। तो डेल एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा 5.8 अपॉन 3, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ 1.1 इंटू 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, प्लस 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल तुम्हारा कितना आ जाएगा 5.8 अपॉन 3 1 जा 3 इंटू 10⁻⁻1, यानी ये 1 से छोटा, यानी
175 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है, बट इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, h की वैल्यू, पाई की वैल्यू, m की वैल्यू डाल करके पूरा, जब आप मैथमेटिकल जाल में फंसोगे तो आप बहुत ज़्यादा टाइम खा लोगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए ये डेटा आपको हमेशा क्या रखना पड़ेगा, याद। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, कहता है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज नॉट वैलिड। देखो वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे वैलिड है, वो बड़े पार्टिकल पे वैलिड नहीं है। तो मूविंग इलेक्ट्रॉन पे तो वैलिड है, मोटर कार और स्टेशनरी पार्टिकल जो मूव नहीं कर रहा उस पर तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आगे कहता है कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इफ अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.01%, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन है तो ये 5.8 इंटू 10 की पावर -5 के बराबर होगा, इसे मैंने रट रखा है। ठीक है, अब जरा देखो डेल एक्स पता लगाना है, वेलोसिटी पहले सेल में पता लग जाएगी फार्मूले से, 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों अगर इसका हमें ये कितने एक्यूरेसी से नापा जा रहा है, 0.01%, यानी कि डेल वी जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा। ध्यान, ये बात ध्यान से समझना कि वेलोसिटी को जब तुम एक्यूरेटली मेजर करोगे तो किस में अनसर्टेनिटी पैदा होगा, पोजीशन में। तो जो एक्यूरेट मेजरमेंट है वेलोसिटी की वो कितना है, पूरे वेलोसिटी का इतना परसेंट है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इंटू 0.01, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, 5.8 इंटू 10⁻⁵। यहाँ से डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 2.18 इंटू 10 की पावर 6। ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर 5.8 इंटू 10 की पावर -5 और अपॉन 2.18, तो ये समथिंग 1.x इंटू 10 की पावर -11 के आसपास डेटा देगा। प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी को इस तरह से भी कह सकता है कि ±0.01% की अनसर्टेनिटी, यानी वो दोनों एक ही क्वेश्चन के दो रूप हैं। यहाँ मैं फिर तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जब वो तुमसे कहेगा, ये लाइन बच्चों को कई बार नहीं समझती, कि वो क्या कहता है, फर्स्ट सेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, यानी कि जो स्पीड में अनसर्टेनिटी है वो कितना है, जब तुम स्पीड निकालोगे और उसका इतना % निकालोगे तब तो जाके पाओगे ना अनसर्टेनिटी। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे। कहता है इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना मीटर देन व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो याद है, डेल वी इंटू डेल एक्स फॉर इलेक्ट्रॉन 5.8 इंटू 10 की पावर -5। क्या कहता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिया है कितना, 0.001 या 10 की पावर -3, तो 5.8 इंटू 10 की पावर -5, तो डेल वी कितना हो जाएगा, 5.8 इंटू 10 की पावर -2। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, कहता है इफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस, यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना है बच्चों, 0.01, देन फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन द स्पीड। तो डेल वी इंटू डेल एक्स 5.8 इंटू 10 की पावर -5, डेल वी 5.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन डेल एक्स कितना है, 5.8 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन कितना है, 0.01, तो 5.8 इंटू 10 की पावर -3 के बराबर हो गया। और आगे चलूंगा और अभी नहीं मानूंगा। कहता है कि इफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, पोजीशन ऐसे देता है तो 2.1 से 2.9। अच्छा, आगे कहता है देन फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, डेल सेंटीमीटर दिया, डेल वी तो तुम मीटर में निकालो, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, वही सबसे अच्छा तरीका है, इंटू 10 की पावर -5। अब जरा गौरपूर्वक देखना, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब तुम्हारे पास डेल एक्स की वैल्यू है ही नहीं, तो जब रेंज दिया है तो आप जो है पोजीशन के लिए क्या निकालो, मीन वैल्यू निकालो। तो 2.1 प्लस 2.9 अपॉन 2, तो कितना हो गया ये, 9 1 10, 2 2 4 1 5, ये आ गया हमारा 9 1 10, 2 2 4 1 अपॉन 2, यानी कि ये जो पोजीशन आया वो 2.5 ले लिया जाएगा क्योंकि उसका एक रेंज दिया हुआ है। अब हमें
अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितना दे रहा है 16%। तो x क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 16/100। ठीक है, तो जरा गौरपूर्वक देखो ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32 और 32 और 8 40 ये और डिवाइडेड बाई 100 है, तो 2 डिजिट मारा तो ये 0.4 आ गया। क्या ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया। तो डेल v कितना हो जाएगा 0.4 ही आएगा ना भाई। 2.5 है, इसको 16 से 40 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 करेंगे, हाँ 0.4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से हम पा गए 5.8 इंटू 10⁻⁵। तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी हो गई 5.8/0.4 इंटू 10⁻⁻, दिस कट गया, 4 1 4 1 5 और 18, 4 चौक 16 और 2 18, 4 पंचे 20 इंटू 10 की यानी कि 1.45 इंटू 10⁻⁴। दिस इज अनसर्टेनिटी, बट दिस अनसर्टेनिटी इज गिवन इन व्हाट, दिस अनसर्टेनिटी इज गिवन इन SI यूनिट। अब यहाँ देखो एक हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कि हमने ये सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ये डेटा हमारे पास किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, तो हमको उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि अगेन हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो जब 100 से डिवाइड करोगे तो ऊपर चला जाएगा 100 बच्चों, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10⁻², तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +2। तो जब यहाँ पे +2 आ जाएगा तो यहाँ पर 2 से कम हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब ये कॉमन मिस्टेक है, बच्चा पूरा कर देगा, यूनिट कन्वर्जन को ध्यान नहीं देगा, और ऐसा क्वेश्चन देख के वो समझ ही नहीं पाता है कि x क्या होगा, डेल x क्या होगा। ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है बच्चों, जितना बेहतर आप क्वेश्चन हैंडलिंग करोगे उतना अच्छे से आप बातों को जान पाओगे। आगे कुछ नहीं, इतने क्वेश्चन थे मेरे पास, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इस प्रयास से आपको कुछ सिखा पाया हूँगा। आज के इतना पर्याप्त है। थैंक यू।